हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस के लिए जो हमने 4100 क्वेश्चनों की हिस्ट्री की सीरीज चला रखी थी, तो उसका पार्ट नंबर ये 14वां होगा। इससे पहले हमने 13 पार्ट देख लिए थे और इन 13 पार्ट में से भी लगभग 7 पार्ट थे मेडिवल हिस्ट्री के, यानी कि मध्यकालीन भारत के, और 6 पार्ट हो गए थे एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां है और इसमें हम देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री यानी कि इसमें देखेंगे मौर्योत्तरकालीन भारत। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये 14वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 7 प्रैक्टिस सेट मध्यकालीन भारत के हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे एंसेंट हिस्ट्री के। अगर इससे पहले किसी ने वो 13 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो यूपी पीसीएस स्टैट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर ये 13 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और 13 प्रैक्टिस सेट ही हमने कर दिए हैं। मतलब 13 प्रैक्टिस सेट हो गए थे इंडियन ज्योग्राफी के, और फिर अब वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो गया, तो वहीं उसी टेस्ट सीरीज में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनानी लेखक जस्टिन ने किसको सेंड्रोकोटस कहा था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। फायान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, तो ये सही है। और कारण देखिए क्या कहता है, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों के दोनों सही है। जो मैंने बताया था ना, अशोक का अभिलेख नंबर 1 है, तो उसमें पशुओं की बलि के बारे में बताया गया, तो ये दोनों के दोनों सही है। बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। ए आर दोनों सही है, किंतु यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी ब्राइटनेस कम करते हैं। तो अब चलिए, थोड़ा ब्राइटनेस कम किया, आगे देखिए। ठीक है ना, ये तो हो गया ना, इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए लास्ट सेकंड क्या बोल रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सातवाहन काल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सातवाहनों का काल। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सातवाहन काल में कुलिक कुलिक नियम का क्या अर्थ था? तो कुलिक, ऐसे सोच लो, ये कुलिक क्या होता था? तो कुलिक नियम उन श्रेणियों में बनाए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवाहन काल में कुलिक नियमों का क्या अर्थ था? तो ये था श्रेणियाँ, यानी कि सीक्वेंस में चलना। तो ऑप्शन नंबर बी, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे देखिए, यह तथ्य यह तथ्य है कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, यानी कि नेवी की बात हो रही है, और एक विशेष दोहरे मस- मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता सिद्ध होती है। तो सिंपल वे में समझिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो सातवाहन काल में जो ये जहाज वाले सिक्के थे, तो वो किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे? ठीक है, ये जहाज वाले सिक्के राजवंश के किस शासक ने जारी किए थे? क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यज्ञ यज्ञ श्री सतकर्णी ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स समझ गए होगे, जो जहाज जहाज वाले सिक्के थे, तो वो कौन से शासक ने जारी किए थे? तो ये जारी हुए थे यज्ञकर्णी सातकर्णी के शासनकाल में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आईएएस का पूछा हुआ है एकदम डीप लेवल में। आगे चलिए, सातवाहनों ने किन धातुओं के सिक्के डाले थे? तो सातवाहन के जो सिक्के होते थे, शीशे, चांदी, तांबा और प्रोटीन के बने होते थे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राज्य की ओर से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। सातवाहनों के काल में गोलिक व हलिक। ठीक है, तो सातवाहनों के काल में गोलिक और हलिक कौन होते थे? तो बताइए। सातवाहनों के काल में गोलिक राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी होते थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और देखिए, आईएएस का पूछा हुआ है, तो गोलिक और हलिक मतलब गांव के अधिकारी होते थे, गांव पर प्रशासन करने वाले। नेक्स्ट देखिए, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश, तो ये हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर बी, टगर। आगे चलिए, सातवाहनों की राजधानी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये थी अमरावती। ठीक है, आगे चलिए, मौर्य मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था सातवाहन। आगे चलिए, मौर्यों की राजधानी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये थी प्रतिष्ठान। ठीक है, और कई जगह ये प्रतिष्ठानपुर भी लिखा मिलेगा आपको। आगे चलिए, सिमुक सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी, कई बार पूछा है। आगे देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, शक शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण और रजत सिक्के, तो जो सोने और चांदी के सिक्के होते थे, तो उनका
अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर, तो अनुपात था 1:10, 1:10, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, सातवाहन राज्य की स्थापना किसने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिमुक ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर, ठीक है ना, कौन सा राजा था जिसने सिक्कों पर राज शिखर अंकित करवाया था। तो राज शिखर अंकित करवाने वाला था गौतमीपुत्र सातकर्णी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नाम। आगे देखिए क्या कहता है, प्राचीन काल, ठीक है ना, प्राचीन नगर धान्य कटक। तो बताइए, प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि कौन था, तो ये करता था अमरावती। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और एकदम डीप लेवल का है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजकुल ने राजा अपने मात्र नामों से लक्षित होते थे। तो जो ये राज सातवाहन था राज्य था, तो इसमें जो भी मतलब नाम वगैरह होते थे वो उनकी माता के ऊपर रखे जाते थे, माताओं के ऊपर नाम। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, सातवाहन काल सातवाहन की जो भाषाएं थी, तो यहाँ पर भाषा बतानी, तो ये सातवाहन काल में प्राकृतिक भाषा को इन्होंने संरक्षण दिया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो बता तो दिया, ये सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे, तांबा और प्रोटीन वगैरह के। अभी ऊपर देख के आया ना। आगे चलिए, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये चलाए थे सातवाहन ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान देना या फिर भूमि दान देना किसने स्टार्ट किया था। ये सातवाहनों के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भूमि, ठीक है ना, भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये सातवाहनों के काल से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीसीएस लेवल का ही है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए, पुराणों में सातवाहन को किस वंश का बताया गया। तो पुराणों में सातवाहनों को आंध्र वंश का बताया गया। आंध्र, ठीक है ना, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो ये मिलती है मत्स्य पुराण। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे पुराना है ये मत्स्य पुराण, याद रखना। आगे चलिए, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का आरंभ, ठीक है ना, जो भारत में मान लो जो 5 का रुपया ले लो आज के टाइम, ठीक है ना, जो 5 का सिक्का है, तो उसके ऊपर मान लो ये 2006 में बना था या फिर 2020 का है, तो ये सिक्कों की डेट लिखी होती है ना कि कब ये डाला गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में तिथि युक्त सिक्कों का आरंभ किसने किया था। तो ये किया था रुद्रदामन ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब सिक्कों के ऊपर उनकी डेट अंकित कराना। आगे चलिए, सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से अंकित सूचना सुनिश्चित कीजिए। तो बताइए, जो सातवाहनों का ये नाना घाट अभिलेख है, तो इसमें क्या लिखा मिला है। तो सातवाहनों का नाना घाट अभिलेख से मिलता है, यह है सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है, मतलब सातवाहनों की जो भी राजमाता वगैरह होंगी तो उसकी जानकारी मिलती है नाना घाट अभिलेख से। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित हैं। तो चलिए देखिए, कुषाणों से संबंधित क्या क्या है, तो देख लेते हैं। कुषाणों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा है, तो ये सही है। दूसरा देखिए, उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष चल रहा था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, उन्होंने शिल्प की गांधार कला को सामान्यता अपनाया था, ये भी सही है। मथुरा में एक देवकुल की स्थापना कराई थी, तो ऑप्शन नंबर डी। ये चारों के चारों सही है और चारों की चारों लाइन से क्वेश्चन बना है, तो याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये आईएएस का पूछा हुआ है, चारों के चारों सही हैं। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके प्रधान सेनापति पीयूष मित्र ने की थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और सही है, ठीक है। और कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये बृहद्रथ, ठीक है, याद रखना बृहद्रथ। आगे चलिए, दूसरा देखिए, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसके सिंहासन को हथिया लिया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरा भी सही है। आगे देखिए, आंध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, तो ये सही है, तीनों के तीनों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये आईएएस का पूछा है। आगे देखिए, कि सातवाहन राजा ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि दी थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नाहपण को हराया था, ये सही है। वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया, तो ये भी सही है। श्री यज्ञ
सतकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया था। तो पहला दूसरा आंसर बता रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, तो ये हम ऊपर देख के आए हैं एक, ठीक है। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही बताना, तो चलिए देखिए, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, यज्ञ यज्ञ सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित किया गया है, तो ये सही लग रहा है पढ़ के, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। दूसरा देखिए कारण क्या कहता है, दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का संगन व्यापारिक सम संगन समुद्रिक व्यापार चलता था, तो ये सही है। मतलब दूर के देशों के साथ जो इनका व्यापार वगैरह होता था, तो वो समुद्र के जरिए होता था। ये क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये देखिए ए आर दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। दो दूर के देशों के साथ इनका जो व्यापार होता था वो समुद्र के जरिए होता था, इसीलिए इन्होंने जहाज वाले सिक्के चलाए थे। किसने? यज्ञकर्णी सतकर्णी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नाम, यज्ञ सतकर्णी। आगे चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध परिषद में भाग लिया था, तो बताइए ये सही है। ये कई बार मैंने बता दिया है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कू से बनेगा कुंडल वन और का से बनेगा कनिष्क। कनिष्क के काल में हुई थी, कुंडल वन यानी कि कश्मीर में। लेकिन जो ये चीनी यात्री है ना फाहियान, ये कनिष्क के काल में नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, इसलिए ये गलत है, ठीक है। पहला गलत है, क्योंकि ये फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। आगे देखिए, चीनी यात्री हेनसांग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर्षवर्धन के काल में आया था ये हेनसांग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ये प्रतिरोधी नहीं था, मतलब बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं था, तो ठीक है ना, ये प्रतिरोधी नहीं था, मतलब बौद्ध धर्म को भी इसने संरक्षण प्रदान किया था। तो ये दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि जो राजा हर्ष था ये सभी धर्मों को समान रूप से देखता था। तो ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, और ये आज इसका पूछा हुआ है, ठीक है। दोनों के दोनों गलत है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है नीचे दिए गए, ठीक है, से यहाँ पर क्या बताना है एक दूसरे के कारण। तो चलिए देखिए, कथन क्या कहता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, तो बताइए ये सही है, ये गलत है, ठीक है। ये A1 क्वालिटी का बंदा था गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। ये सबको A1 क्वालिटी की नज़र से, मतलब सबको समान रूप से देखता था इसने, तो ये कह रहा था चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, तो ये गलत है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था, तो ये मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, ये A1 क्वालिटी का बंदा था, ये दोनों चीज़ें की थी, ठीक है, लेकिन ये विरोधी नहीं था, तो पहला गलत है और आर सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, आर सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है सही उत्तर का चयन करना, तो चलिए देखिए सही उत्तर का चयन कर देते हैं। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थकर अंकित था, तो ये गलत है। जैन तीर्थकर मतलब सिक्कों पर जैनों की मूर्तियां नहीं मिलती हैं, तो पहला गलत है। आगे देखिए, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, तो ये सही है, मतलब ये गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खर पल्नाड तथा बंसपर दो छत्रप शासन करते थे, तो ये किसके शासनकाल में थे, तो ये थे कनिष्क के शासनकाल में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये IAS का पूछा है, और कई बार ये पूछा जाता है कनिष्क के अकॉर्डिंग कि मूर्तियों में मतलब पतलून पहने हुए, कोट वगैरह पहने हुए किसको दिखाया गया है, तो ये पतलून पहने हुए कनिष्क को दिखाया गया। ये डीप लेवल का क्वेश्चन कई बार बन जाता है। आगे देखिए, तो देखिए अगला क्या कहता है, यहाँ पर कथन कारण वाला है, तो देखिए कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, तो ये सही है, करते थे। आगे देखिए, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, तो कुषाणों के पास ना कोई नौसेना नहीं थी, ये गलत है। तो ये सही है, और गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो ये देखिए सी ही है। आगे चलिए, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो ये मिला है 81 ईस्वी सन, ठीक है। आगे चलिए, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो ये अवधान शतक से, ठीक है। ये IAS का पूछा हुआ है कि जो कनिष्क के काल में जो व्यापार वगैरह होता था, तो ये इसकी जानकारी मिलती है अवधान शतक से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, शक संवत की तिथि, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन है ग्रुप CD से लेकर ग्रुप A तक में पूछा हुआ है। तो शक संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व। आगे चलिए, कुषाण शासक कनिष्क
का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये राज्याभिषेक हुआ था 78 AD में। डिफेंस। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये हुआ है कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध। और कई बार ये ऊपर मैंने बता दिया ना, जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो ये सब कुछ मैंने बता रखा था कि जो ये कनिष्क था तो ये बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट करता था। और बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था महायान और दूसरा था हीनयान। ये कई बार पूछा जाता है कि कनिष्क किसको सपोर्ट करता था? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान। अगर क्वेश्चन ऐसे डीप में भी बन जाए, और जो कि बना भी है, कि कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को सपोर्ट करता था? तो ये महायान। ठीक है ना, बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो ये महायान के जो बौद्ध भिक्षु थे तो ये कनिष्क उनको सपोर्ट करता था। ये सब मैं वो ऊपर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिफाइन करने के लिए एंसेंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा की बुक से, जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस की फेवरेट बुक मानी जाती है, सारी की सारी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है। और क्या कहते हैं, सतीश चंद्रा की बुक से मध्यकालीन भारत, और बिपिन चंद्रा की बुक से पढ़ा रखा है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत। इसीलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तीनों बुकों के एक एक चैप्टर की एक एक लाइन और एक एक लाइन का एक एक वर्ड डिफाइन किया हुआ है। और फिर उन्हीं तीनों बुकों का निचोड़ लगभग एंसेंट हिस्ट्री। डिफेंस एंसेंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, लगभग 1500 क्वेश्चन एंसेंट हिस्ट्री के रामशरण शर्मा की बुक से, 1200 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के, और 2200 क्वेश्चन लगभग बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की बुक से। इन सब का एमसीक्यू में भी करा रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ही टाइम लगा चुके हैं अपनी हिस्ट्री पे। डिफेंस, इसीलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं था? तो बताइए, कनिष्क के दरबार में कौन नहीं था? तो ये था विशाखदत्त। आगे देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ का रुद्रदामन का अभिलेख। आगे चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान असफ घोष। तो ये असफ घोष कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क के समकालीन नामों के अध्ययन कीजिए। तो कनिष्क के दरबार में थे, बताइए कौन कौन थे? तो असफ घोष थे और वासुमित्र। तो पहला और दूसरा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, चरक। तो चरक किसके दरबार में थे? चरक थे कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी। इनको याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। असफ घोष ये वसुमित्र, और ये चरक। चरक कहाँ पर है? तो ये रहा चरक। ठीक है ना, चरक ये सब कुछ ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, ये पतंजलि। ये पतंजलि किसके दरबार में थे? ये पीयूष मित्र के। ठीक है ना, पीयूष मित्र के थे। असफ घोष, चरक और नागार्जुन ये सब कनिष्क के दरबार में थे। आगे चलिए, कि इस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है हुबिस्क। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? तो ये थे असफ घोष, नागार्जुन और वसुमित्र। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों जो होगी ऊपर देख के आए हैं। आगे चलिए, और ये देखिए यूपीएससी का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? तो ये कुषाण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित है? तो दक्षिण भारत के पूर्व तट पर कौन कौन से पत्तन थे? तो ये हो जाएगा कावेरीपट्टनम और कडोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा। देख लीजिए, कावेरीपट्टनम और कोंड के, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में मिलता है? तो कनिष्क के रबतक अभिलेख में किस नगर का उल्लेख नहीं हुआ है? तो ये श्रावस्ती का कोई उल्लेख नहीं हुआ है कनिष्क के रबतक अभिलेख में। देखिए, ये अंग की राजधानी चंपा है, पाटलिपुत्र। तो ये बहुत ही फेमस था पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, हेनसांग ने जिस कनिष्क बिहार को देखा था वह कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पेशावर, यानी कि पाकिस्तान में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। नेक्स्ट देखिए, जो सिल्क रूट। ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो रेशम मार्ग था, यानी कि सिल्क रूट, किसने आरंभ किया था? तो ये किया था कनिष्क के काल में। वो ऑप्शन नंबर ए।
और ये कनिष्क का जो भी राजपाट था, मान लो ये कनिष्क का राजपाट है इतने एरिया में, तो ये सिल्क रूट का था, मतलब जिस रास्ते से मतलब रेशम का व्यापार होता था, तो ये कनिष्क के राजकाल के बीचों बीच से गुजरता था। इसी वजह से कनिष्क इस जो भी व्यापारी इस रास्ते से गुजरते थे, तो इनसे कनिष्क हाई टैक्स लेता था, हाई टैक्स। और ये रास्ता ही कई बार लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता था, क्योंकि जितने का ये सिल्क नहीं ले जाते थे उससे ज़्यादा ये कनिष्क टैक्स ले लेता था। ये सब हम डिटेल में देख चुके हैं फ्रेंड्स। आगे चलिए। कुषाण शासकों ने निम्नलिखित में से कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूची। आगे चलिए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? उसमें मुख्यतः निर्यात की जाती थी सूती वस्त्र। नेक्स्ट देखिए। निम्न में टोचारियन, ठीक है। टोचारियन कौन थे? तो टोचारियन थे कुषाण। निम्न में टोचारियन कौन थे? तो ये कुषाणों को टोचारियन भी कहते होंगे, ऐसे याद रख लेना। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो सुदर्शन झील का दोबारा से निर्माण किसने कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि बेगार क्या होता था? तो मतलब बिना बिना झाड़ी मजदूरी के, बिना पैसे दिए, मतलब मुफ्त में काम करने वालों को बेगार कहते थे। मतलब सुबह से शाम तक काम किया और आपको उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे, इसको कहते हैं बेगार। आगे चलिए। शासकों, क्या बोल दिया मैंने, शकों और सातवाहनों में मालवा के, सिंपल वे में समझिए जो भी मैंने बताया ना। शकों और सातवाहनों ने मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो ये मैंने बता दिया ना, जो ये सिल्क रूट था ना, यानी कि जो व्यापारिक लाभ हेतु, ठीक है, जो इनके बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो ये व्यापारिक जो मार्ग था ना, जो कनिष्क के काल से गुजरता था, तो ये इसका प्रमुख कारण था लड़ाई झगड़े का, यानी कि व्यापारिक लाभ हेतु, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी जो भी मैंने बताया ऊपर। आगे चलिए। शकों के प्रशासन में शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्न में से कौन होता था? तो ये होता था क्षत्रप, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्षत्रप होता था शकों का जो प्रशासन चलाता था, उनका भी उच्च अधिकारी, यानी कि जैसे कि आज की होता है ना डीएम, आज के टाइम डीएम, तो ये उस टाइम का शकों के शासनकाल का उच्च अधिकारी था, डीएम के बराबर, उसको कहते थे क्षत्रप। आगे चलिए। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द से क्या अभिप्राय मिलता है? तो ये मिलता है एक शक राजा द्वारा चलाया गया एक सिक्का, ठीक है। तो रुद्रदामक शब्द से अभिप्राय होता है कि ये किसी राजा ने चलाया था और ये एक प्रकार का सिक्का था, यानी कि कॉइन। नेक्स्ट देखिए। किस अभिलेख से रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी मिलती है? तो ये जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्रदामन कौन थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये एक शक राजा थे रुद्रदामन। आगे चलिए। जो पाणिनि और पतंजलि, तो ये किसके दरबार में थे? ये मैंने बता दिया ना, तो ये दरबार में थे शुंग, यानी कि शुंग दरबार में थे, यानी कि पीयूष मित्र शुंग के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। दो असम में यज्ञ किसने कराए थे? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पीयूष मित्र ने कराए थे। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा संगत है, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो पीयूष मित्र के दरबार में थे ये पतंजलि, ये ऊपर बता दिया। आगे चलिए। और ये हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबार में, ना कि चंद्रगुप्त के। आगे चलिए। शुंग कला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इस इसमें बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन मिलता है, किसमें? शुंग कला में, ठीक है। तो यही गलत है। जो सही है उनको भी देख लीजिए। इसमें जहाँ तक कथाओं का आंकलन मिलता है ये सही है, इसमें लोक धर्म का आंकलन मिलता है ये सही है, इनमें बौद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का आंकलन किया गया है ये सही है, लेकिन बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन नहीं मिलता है। आगे चलिए। शुंग शुंग शासक अग्निमित्र निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति का नायक था? तो बताइए कौन सी कृति का नायक था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालिदास। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि अग्निमित्र किसने लिखा? तो कालिदास। आगे चलिए। अवंती अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? तो ये बता दो दिया, अभी वो ऊपर बताया था ना अग्निमित्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पीयूष मित्र शुंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है।
मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये आए थे शुंग वंश। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत के पश्चिम में होने वाले निर्यात निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो भारत के पश्चिम दिशा से होने वाले निर्यात वस्तु कौन सी नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी, चांदी। तो चलिए, यहाँ पर थे ना 8वें ईसा की आरंभिक शताब्दी में भारत से पश्चिम में होने वाली निर्यात वस्तु नहीं थी, तो ये चांदी का निर्यात नहीं होता था। आगे चलिए, निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो यवन प्रिय कहते थे काली मिर्च को। ऑप्शन नंबर ए, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे देखिए, मौर्य के बाद भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हो गया था? तो ये हो गया था बैक्टीरियन ग्रीक। विक्रम अब 58 साल का हो गया, ऐसे याद रखना है इसको टिबेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, मैंने तो ऐसे याद रखा है, विक्रम अब 58 साल का हो गया, तो यानी कि 58 ईसा पूर्व। इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़िए मत। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि, एक सेकंड रुको, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कल हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसका पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी में दक्षिणापद में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यों बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये प्रतिष्ठान और टगरघाट, ये दो नगर थे जिनका पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी में दक्षिणापद के दो अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन ने। आगे देखिए, अगस्टक रोम के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो बताइए ये कहाँ से मिले हैं? ये अरिकामेडू। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? तो भूमि माप को कहते थे निवर्तन। ये एक भूमि नाप था। आगे चलिए, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। तो पतंजलि कई बार बता दिया, ये पीयूष मित्र शुंग के दरबार में थे। योग, तो योग करते हैं रामदेव, तो रामदेव की कंपनी है पतंजलि, ऐसे याद रखना। योग का आविष्कार पतंजलि वालों ने किया था। निवृत्त, या फिर ऐसे देखो, वर्जित और अवर्जित शूद्रकों का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये हुआ है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पुस्तक कई बार पूछी, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि। और कई बार पूछ लेता है पाणिनि ने क्या लिखा है? तो अष्टाध्यायी। आगे चलिए, विक्रम। ठीक है, तो ये बता दिया विक्रम और शक संबंध के बीच डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आएगा 135। ठीक है, आगे चलिए, रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने की? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब रोम बालों का सोना इंडिया के अंदर आ रहा है। तो ये बात कहता कौन? तो ये बात कहता प्लिनी। एकदम दुखद खबर बताता है ये, मतलब रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने पर। ठीक है, मतलब रोम बालों का सोना इंडिया में आ रहा है, तो ऐसा कह रहा है प्लिनी। और ये क्यों आ रहा था? क्योंकि अपने यहाँ पर A1 क्वालिटी का सामान बनता था, सूती वस्त्र वगैरह, और उस टाइम जो अपने यहाँ के सूती वस्त्र बना के रोम में भेजे जाते थे, और वहाँ से फिर वो हमारा सूती वस्त्र खरीदते थे सोने से। ठीक है, तो सोने में वो पेमेंट वगैरह करते थे, यही बात हो रही है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्योत्तर भू व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? यानी कि हमें गलत बताना। तो देखिए, व्यक्तिगत भूस्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वामी थे तो उनको संपूर्ण अधिकार नहीं होता था। यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया है संपूर्ण पर। ठीक है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी एक सेकंड रुको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका गलत बताना था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक के बाद स्वागत है, किसी का फ़ोन आ गया था। तो प्लिनी कौन था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो ये एक भूगोल का जानकार था, यानी कि यूनानी भूगोल विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, तो वही बात अभी मैंने ऊपर बताई है ना, भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूर्णीय, ठीक है, अपूर्णीय क्षति है। ठीक है, तो मैंने जो बताया था ना, मतलब अपने इंडिया का सामान, मतलब A1 क्वालिटी के जो कपड़े रोम में जाते थे, और रोम वाले फिर इस इंडिया के कपड़े को सोना देकर खरीदते थे। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है कि भारत के साथ रोम के व्यापार के लिए अपूर्ण
अपूर्णीय क्षति किसने कहा है, तो ये प्लिनी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए होंगे। और ये यश का पूछा हुआ है। आगे देखिए, अशोक और कनिष्क दोनों ही, ठीक है, अशोक और कनिष्क दोनों ही बौद्ध धर्म को सम्मेलन यानी कि बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे और बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे अशोक और कनिष्क ने। ठीक है, जो ये 4 बौद्ध समिति हुई थी तो उनमें से बौद्ध समिति अशोक ने भी बुलाई थी और कनिष्क ने भी। कनिष्क ने चौथी बुलाई थी और बौद्ध अशोक ने बुलाई थी तीसरी। तो ये क्वेश्चन बता दिया। पेरिपल्स ऑफ द अर्थियन सी नामक साहित्य साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है, तो ये व्यापार के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी, व्यापार और वाणिज्यिक। आगे देखिए, R.S. शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ था, तो बताइए कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक फायदा उठाने वाले अनुदान भूमि। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए। R.S. शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ था, तो धार्मिक फायदा उठाने वाले अनुदान भूमि के लिए। आगे चलिए, महाभारत की पुस्तक, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाभारत ने जो पुस्तक लिखी थी तो वो किस विषय पर थी, तो ये व्याकरण। अष्टाध्यायी, तो ये बता दी, पाणिनि ने लिखी, कई बार बता दिया। आगे चलिए, 200 से 300 ईसा पूर्व के मध्य के समय एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया है, तो इन निम्न कारणों में से कौन सी उसकी उन्नति का सहायक नहीं था, तो बताना है यहाँ पर गलत। डिपेंड, तो यहाँ पर बताना है जो 200 और 300 ईसा पूर्व के बीच विदेशी व्यापार के लिए उन्नति को स्वीकार किया गया है, यहाँ पर बताना है उन्नति का कौन सा कारण या फिर कौन सा सहायक कारण नहीं था, तो बताइए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, तो ये तो आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम तो क्या होगा, तो पहला ही गलत है। ठीक है, भारत अगर राजनीतिक दृष्टि से मतलब हिंदू मुस्लिम एकता या फिर धर्म के ऊपर या फिर राजनीति के ऊपर एक हो जाता तो इतना फिर कुछ झेलना नहीं पड़ता, तो पहला ही गलत है। ठीक है, आगे चलिए, बाकी आप इसे पढ़ लेना। आगे देखिए, गंदिकों ने सिक्के जलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये कौसाम्बी में मिले होंगे सिक्के, तो कौसाम्बी से मिलता है इनका प्रमाण। दासों की मुक्ति, ठीक है, दासों की मुक्ति का सबसे पहले वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है नारद स्मृति में। ठीक है, नारद स्मृति में दासों की मुक्ति के बारे में बताया गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति अति झुकाव था, तो ये बता दिया है, राजा खारवेल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह में कन्या को पिता द्वारा एक जोड़ी गाय देने की प्रथा थी, तो उसको कहते थे, ऑप्शन नंबर ए, हार्स विवाह। रंगमहल संस्कृति संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, कुषाण युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, चित्रों में, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए, तो ये कनिष्क को दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ये यूपीएससी का पूछा है एकदम डीप लेवल में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ, तो एका ब्राह्मण कौन कहता था, तो ये सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। सातवाहनों के बारे में बताना कौन सा कथन गलत है, तो देखिए, वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी ने शासक रुद्रदामन प्रथम को हराया था, तो ये गलत है। सातवाहनों का पुराणों में आंध्र के साथ तदात्य साझा बताया, ये सही है। सातवाहनों को कई जगह ये आंध्र वंशों का भी बताया गया, ये सही है। ऊपर पढ़ के आए, सातवाहन ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी परंपरा का अनुसरण किया, ये भी सही है। सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे, तो ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना था, तो चौथा गलत है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। लगभग इसमें 106 क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ी डिस्टर्बेंस के साथ कंप्लीट हो गया है। जो आने वाला पार्ट होगा इसमें हम देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण वगैरह। तो चलिए, अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो एक लाइक कर सकता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। और इसके बाद लगभग 2 घंटे बाद, इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड